हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें लास्ट हमने किया परासरण दाब। परासरण दाब के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। समपरासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन तथा अति परासारी विलयन। यदि हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हो, दोनों के ही परासरण दाब बिल्कुल बराबर हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को समपरासारी विलयन कहा जाता है। तथा यदि मान लेते हैं कि दोनों सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन का परासरण दाब अधिक हो और एक का कम हो, तो अधिक वाले सॉल्यूशन को, जिसका परासरण दाब अधिक है, उसको अति परासारी विलयन कहते हैं तथा जिसका कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहा जाता है। इस प्रकार परासरण दाब के आधार पर विलयन को कुल 3 भागों में बांटा गया है। समपरासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन तथा अति परासारी विलयन। अब जो समपरासारी विलयन होता है, इसमें क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस का परासरण दाब बिल्कुल इक्वल होता है, तो यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है। ऐसी सिचुएशन में परासरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि परासरण होगा ही नहीं। दाब दोनों साइड से बराबर लग रहा है, तो विलायक के अणुओं की गति ही नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं समपरासारी विलयन में परासरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। ये था हमारा सॉल्यूशंस के प्रकार परासरण दाब के आधार पर। अब हम नया टॉपिक करेंगे वॉन हॉफ गुणांक, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से। वॉन हॉफ गुणांक क्या है? हम जानते हैं कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि अणुसंख्यक गुण धर्म जो है, हमने 4 प्रकार के पढ़े थे, वो चारों ही गुण धर्म विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब यदि विलेय के कणों की संख्या में गड़बड़ हो गई, तो हमारे सारे अणुसंख्यक गुण धर्म जो है वह भी गलत रिजल्ट देंगे, क्योंकि सारे अणुसंख्यक गुण धर्म अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। क्या है, उनकी नेचर क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करते। उनकी डिजिट्स नंबर पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स। इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने NaCl लिया, साधारण नमक लिया, उसको हमने जल में डाल दिया। अब जब हम नमक ले रहे हैं तो हमें लग रहा है हम 1 मोल साधारण नमक को विलायक यानी कि जल में डाल रहे हैं, परंतु जैसे ही जल में डालेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये Na+ और Cl- 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही जल में डालते हैं तो इनका आयनाइजेशन चालू हो जाता है। हम सोच रहे हैं हमने NaCl 1 मोल लिया, बट जैसे ही विलायक में डाला, ये 2 चीजों में विभक्त हो गए, 2 आयंस में डिवाइड हो गए। अब ये Na+ 1 मोल, ये क्लोराइड आयन भी 1 मोल। तो अब यहाँ पर विलेय जो है, उनके कितने मोल हो गए? 2 मोल आ गए। यहाँ था 1 मोल, बट जैसे ही विलायक में हमने इनको डिसॉल्व किया, विलेय के मोलों की संख्या में वृद्धि हो गई। ये हो गई है गड़बड़। इस गड़बड़ को सुधारने के लिए वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया, जिसे I से डिनोट करते हैं, और इसे वॉन हॉफ गुणांक ही कहा जाता है। ऐसा उदाहरण हम एक और ले सकते हैं। मान लेते हैं ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH, साधारण भाषा में सिरका। मान लेते हैं कि ये हमने 2 मोल लिए। यहाँ पर ये एसिटिक एसिड, इसके हमने 2 मोल लिए। इसको जैसे ही जल में डालेंगे, ये विलेय है, इसको विलायक में डिसॉल्व किया, डालते ही एक अलग प्रक्रिया होगी। ये CH3 के जो 2 मोल है, वो इस प्रकार से जल में जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ये इस प्रकार। कहने का तात्पर्य, हमने एसिटिक एसिड के 2 मोल लिए,
2 मोल लेकर हमने उसको जल में डिसॉल्व किया। अब हमें लग रहा है हमने एसिटिक एसिड के 2 मोल लिए हैं, बट जल में जाने के बाद में इनका संगुणन हो जाता है। ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो इमेजिनेशन लाइन है जो कि 2 अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो दोनों एसिटिक एसिड के जो अणु थे वो दोनों ही हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ गए, संगुणन हो गया। अब यदि हम देखें एसिटिक एसिड के कितने मोल है, तो यहाँ पर केवल हमें 1 मोल प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर हुआ था आयनन, यानी कि यहाँ पर हुआ था वियोजन, क्योंकि हमने देखा हमने 1 मोल लिया, 1 मोल NaCl को जल में डाला तो 2 आयन हमें प्राप्त हुए, Na+Cl-। तो यहाँ पर वियोजन हुआ था। वियोजन से मोलों की संख्या में वृद्धि हुई। यहाँ 1 मोल था, हमें 2 मोल प्राप्त हुए, जबकि एसिटिक एसिड के हमने 2 मोल लिए, उसको जल में घोला, यहाँ पर संगुणन हो गया और हमें मोलों की संख्या कम प्राप्त हुई। यहाँ दुगुनी, जबकि यहाँ पर आधी प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं वियोजन से मोलों की संख्या बढ़ रही है, संगुणन से मोलों की संख्या घट रही है। अब यदि अणुसंख्यक गुणधर्मों को देखें हम, तो वह विलेय की कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं और विलेय के कणों की संख्या यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ही वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने गुणांक प्रस्तुत किया था, ताकि ये सब घटनाएं जो है वह सही की जा सके। अब अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वे अणुओं की संख्या के अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वे मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती भी होते हैं। अब यहाँ पर जैसे संगुणन हुआ तो संगुणन से मोलों की संख्या तो आधी हो गई, परंतु मोलर द्रव्यमान यहाँ पर डबल हो गया। ये एसिटिक एसिड के 2 अणु थे और यहाँ पर ये दोनों जुड़ गए तो मोलर द्रव्यमान डबल हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर NaCl, सोडियम और Cl, इसका मोलर द्रव्यमान हम 1 मोल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। मोलों की संख्या तो डबल हो रही है, परंतु मोलर द्रव्यमान जो है वह आधा हो जाता है। कारण क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार इन सभी घटनाओं से मोलर द्रव्यमान भी गड़बड़ प्राप्त होता है और वह मोलर द्रव्यमान जो हमें गड़बड़ प्राप्त हो रहा है उसे अबनॉर्मल मोलर मास या असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। इस असामान्य मोलर द्रव्यमान या अबनॉर्मल मोलर मास या इस सब गड़बड़ी को ठीक करने के लिए वॉन हॉफ भाई साहब ने एक नया गुणांक प्रस्तुत किया जिसे वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। अब इसका यूज किस प्रकार करना है? ये जो I होता है वॉन हॉफ गुणांक, इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म यानी प्रैक्टिकली अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। यह है I इज इक्वल टू वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन या संयोजन के पूर्व कणों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास NaCl, ये जल में डालने पर Na+Cl- में विभक्त हो जाते हैं। यहाँ हमने लिया NaCl का 1 मोल, यहाँ हमें Na+ का 1 मोल प्राप्त हुआ और क्लोराइड का भी 1 मोल प्राप्त हुआ। यानी कि अब हम इसके लिए ये जो पूरी रिएक्शन है इसके लिए हम I का मान निकालते हैं। I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि ये वाले या वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या। ये यहाँ पर वियोजन हो रहा है
ये वाले कणों की संख्या कितनी है? 1 मोल प्लस 1 मोल यानी कि 2 मोल। तो I इज इक्वल टू 2 अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। हम जो थ्योरेटिकली देखते हैं कि मैंने जल में 1 मोल NaCl मिक्स किया था, या वियोजन या संयोजन के पूर्व कणों की संख्या यानी कि ये 1 मोल, यहाँ हम लिखेंगे 1। तो कहने का मतलब I कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इस प्रकार हम I का उपयोग कर सकते हैं। ये तो हुए I के सूत्र और I का उपयोग करना। अब हमने जो 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे, उनमें इनका यूज कैसे होगा? हमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी। वाष्प दाब में अवनमन, उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। वाष्प दाब में अवनमन, उसका फॉर्मूला था डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू XB। XB यहाँ पर क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। ये था वाष्प दाब में अवनमन। एक था क्वथनांक में उन्नयन, इसका फॉर्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। ये है हमारा पहला अणुसंख्यक गुणधर्म, ये है हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म। फिर था हिमांक में अवनमन, जिसका सूत्र था डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये सारे मैं आपको मेरी पहली वाली वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक क्लियर करवाए हैं। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। आप उनको अच्छे से देखें ताकि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चौथा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म जो था वह था परासरण दाब, पाई। पाई इज इक्वल टू CRT। ये 4 हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इनमें हमको वॉन्ट ऑफ गुणांक I किस प्रकार लिखना है? हमें कुछ भी नहीं करना, इन सब में केवल I से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। डेल्टा P अपॉन P01 I इंटू XB, डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF डॉट M। परासरण दाब के लिए पाई इज इक्वल टू I CRT। ये हो गए हमारे सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वॉन्ट ऑफ गुणांक का लिखने का तरीका। यदि अभिक्रिया में संगुणन हुआ है या वियोजन हुआ है तो यह वॉन्ट ऑफ गुणांक हमें बता देगा कि अभिक्रिया में वियोजन हुआ है तो नेचुरल है मोलों की संख्या बढ़ेगी। अगर अभिक्रिया में संगुणन हुआ है तो मोलों की संख्या घटेगी, और मोलों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी तो मोलर मास भी गड़बड़ होगा। ये सारी गड़बड़ियां हमें यह बताएगा वॉन्ट ऑफ गुणांक। इस प्रकार वॉन्ट ऑफ गुणांक ने हमें मोलों की संख्या में तथा असामान्य मोलर द्रव्यमान में किस प्रकार चेंज होता है वह सारी डिटेल समझाई। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, I का उपयोग हम 2 उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसको यदि हम शुद्ध विलायक जल में डालें तो हमें लग रहा है हम केवल
1 मोल डाल रहे हैं, परंतु जैसे ही इसको जल में डाला जाएगा ये एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयनों में विभक्त हो जाएगा। एक एल्यूमिनियम आयन यानी कि 1 मोल, जबकि 3 यहाँ पर क्या है, क्लोराइड के आयन है, यानी कि टोटल यहाँ पर 4 मोल हमें प्राप्त हो रहे हैं वियोजन के पश्चात। ठीक इसी प्रकार ये है फेरिक क्लोराइड FeCl3। हम जब जल में इसको डालते हैं तो हमें लगता है हम 1 मोल डाल रहे हैं, परंतु जल में घुलने के बाद में यह 1 मोल फेरिक आयन Fe3+ तथा 3 मोल क्लोराइड के आयनों में विभक्त हो जाएगा, यानी हमें टोटल यहाँ पर 4 मोल प्राप्त होंगे। इस प्रकार I के द्वारा हम अब नॉर्मल मोलर मास और विलय के कणों की संख्या को अच्छे से बता सकते हैं, ताकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उनकी वैल्यू गलत नहीं आए। अब यदि I का मान 1 है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल वो की वो रहेगा सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, कोई चेंज नहीं आएगा। यदि I का मान 1 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया में वियोजन हुआ है। यदि I का मान 1 से ज्यादा आता है तो हम कह सकते हैं रिएक्शन में वियोजन हुआ है। यदि I का मान 1 से कम आता है तो इसका मतलब अभिक्रिया में संगुणन हुआ है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले उदाहरणों में समझ सके थे। ये सब था हमारा बॉन्ड ऑफ गुणांक।